आज हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हमें नज़र आती है। तो सबसे पहला प्रभाव जो हमें औद्योगिक क्रांति का नज़र आता है वो है वस्त्र उद्योग में। और वस्त्र उद्योग में यंत्रों का प्रयोग बहुत ही प्रचुरता से औद्योगिक क्रांति के दौरान हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में सूत कातने के दो ही साधन थे, तकली और चरखा। ये पुराने उद्योग वस्त्रों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थे। साथ ही 1750 तक उद्योग एक नए रेशे कपास का इस्तेमाल करने लगे। इससे पहले सूती कपड़े इंग्लैंड में भारत से ही आयात किए जाते थे। इसमें संदेह नहीं है कि सूती वस्त्र उद्योग में मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों को उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने से अनंत संभावनाएं और अवसर सामने आए। 1733 में जॉन के ने नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे कपड़े बुनने के कार्य में तेजी आई। अब एक जुलाहा उतना सूत प्रयोग में लाने लगा कि जितना कि 10 व्यक्ति एक दिन में काटते थे, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी हाथ बुनकर यंत्र थे उनसे ताने के बीच बाना लेने का काम जुलाहा अपने दोनों हाथों से करता था। लेकिन अब फ्लाइंग शटल से ताना बानों के बीच की यांत्रिक पद्धति से फेंका जाने लगा। इससे एक तो चौड़ा कपड़ा बुनना संभव हुआ और दूसरा जुलाहे को एक से दूसरी ओर बाना फेंकने की आवश्यकता न रहने से उसका उत्पादन बढ़ गया। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ सूत के 8 धागे काते जा सकते थे। 1769 में रिचर्ड ऑकराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम नामक सूत कातने का यंत्र बनाया। यह सबसे पहली सूत कातने की मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति द्वारा चलती थी। इतिहासकार फिशर के अनुसार आर्कराइट के इस आविष्कार ने महान सूती वस्त्र उद्योग की नींव डाली और कारखाने की व्यवस्था को जन्म दिया। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर एक ऐसी मशीन बनाई जिसे म्यूल कहा गया। इससे बारीक सूत काता जा सकता था और इससे सूत कातने की गति में भी वृद्धि हुई। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप अच्छा धागा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो गया। अतः उसी अनुपात में बुनाई के क्षेत्र में भी मशीनों का प्रयोग आवश्यक था। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने शक्ति चलित करघे का आविष्कार किया, जिसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से ही चलाया जा सकता था। इस मशीन से इतना बढ़िया किस्म का कपड़ा सस्ता हो गया जितना पहले कभी नहीं हुआ, और कुछ वर्षों के बाद लगभग सभी कारखानों में इस मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। अब कातने की मशीन के लिए रुई की कमी पड़ने लगी, क्योंकि कपास से बिनौला अलग करने की प्रक्रिया उस समय बहुत धीमी थी। एक अमेरिकी शिक्षक एली विटने ने 1793 में कपास उठाने की मशीन का आविष्कार किया, जिसे कॉटन जिन कहा गया। इस आविष्कार ने कपास उद्योग में क्रांति उत्पन्न कर दी और कपास से बिनौला इतनी जल्दी अलग किया जा सकता था कि एक मशीन हाथ से काम करने वाले 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने पहली स्वचालित बुनाई मशीन बनाई और 1846 के बाद बढ़िया सिले हुए वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार होने लगे, क्योंकि एक अमेरिकी एलियास होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार कर लिया था। दूसरा क्षेत्र जो हम गिन सकते हैं वह है वाष्प इंजन। जैसे जैसे नए यंत्रों का आविष्कार होता जा रहा था, उन्हें चलाने के लिए शक्ति के नए स्रोतों की आवश्यकता
बढ़ती जा रही थी। अभी तक जल शक्ति और पवन शक्ति का ही प्रयोग होता था, किंतु इनकी अपनी अलग सीमाएं थीं। इसलिए अनेक लोगों ने वाष्प शक्ति का उपयोग करने के उपाय खोज डाले। सबसे पहले 1712 में थॉमसन न्यूकोमेन नामक अंग्रेज ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया, लेकिन वह बहुत भारी था और सब स्थानों पर उसका प्रयोग संभव नहीं था। जेम्स वॉट ने 1769 में न्यूकोमेन के इंजन के दोषों को दूर करके नया वाष्प इंजन बनाया, जो कम खर्चीला और अधिक उपयोगी साबित हुआ। 1775 में इंजन बनाने का कारखाना जेम्स वॉट ने एक साझेदारी में स्थापित किया और लगभग सभी सूती वस्त्र उत्पादक कारखानों में इस इंजन को लगाया जाने लगा। तीसरा आता है लौह उद्योग में नई तकनीक का उपयोग। कच्चे लोहे को पिघलाकर उसके मैल को साफ करने का ढंग पुराना, श्रम साध्य और महंगा था। लोहे को पिघलाने के लिए इंग्लैंड में लकड़ी का कोयला काम में लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इस कोयले में कमी आने लगी, ईंधन के अन्य साधनों की खोज की जाने लगी। 1750 के आसपास इब्राहिम डर्बी और जॉन रोबिक ने पत्थर के कोयले से बना कोक प्रयुक्त करने का काम आरंभ किया। पत्थर के कोयले की खनन में प्रगति हुई, नए नए किस्म की भट्टियां तैयार होने लगीं तथा साफ और मजबूत लोहा भारी मात्रा में बनने लगा। 1784 में हेनरी कोट ने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया जिसके द्वारा अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हो गया। इससे लौह उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और उत्तम किस्म के लोहे से कई प्रकार की नवीन मशीनें बनाने में आसानी हो गई। धीरे धीरे लोहे का स्थान इस्पात ने ले लिया। लोहे से बनी मशीनें काफ़ी वजनदार होती थीं और उनमें जंग लग जाता था। इस्पात अपेक्षाकृत हल्का, मजबूत, जंगरोधी और लचकदार होता था। 1856 से पहले इस्पात बनाने की विधि काफ़ी महंगी थी। एक अंग्रेज़ हेनरी बस्सेमर ने जल्दी और सस्ता इस्पात बनाने की विधि ढूंढ निकाली, जो बेसेमर प्रक्रिया के नाम से विख्यात हुई। इस विधि और इसके बाद अन्य परिष्कृत विधियों से इस्पात का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा गया। चौथा आता है नवीन तकनीकी के प्रवेश से सड़कों और नहरों का निर्माण। वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव परिवहन के क्षेत्र में भी दिखने लगा। बढ़ते हुए व्यापार और उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में भी आवश्यक सुधार होने लगे। स्कॉटलैंड के निवासी मकाडम ने सड़क निर्माण में एक नया तरीका खोज निकाला और उसकी बनाई हुई सड़कें अधिक टिकाऊ और उपयोगी सिद्ध हुईं। भारी सामान के परिवहन में बहुत खर्चा पड़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने नहरें बनवाना शुरू किया। ब्रिजवाटर के ड्यूक ने जेम्स ब्रिंडले नामक इंजीनियर को नहर बनाने का काम सौंपा। 1761 में जब ब्रिजवाटर नहर बन के तैयार हुई, तो उससे माल ढोने का खर्च पहले से आधा रह गया। इससे अन्य कंपनियां भी नहर बनाने के लिए प्रोत्साहित हुईं। कुछ समय बाद इंग्लैंड के कई प्रमुख शहर बड़ी बड़ी नहरों से जोड़ दिए गए। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांद दी लेसिप ने स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है, का निर्माण पूरा करवाया। इस नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के बीच की दूरी 1/3 कम हो गई।
5वें स्थान पर आते हैं परिवहन के क्षेत्र में नवीन आविष्कार। अब पानी पर तेज गति से चलने वाले यातायात के साधनों की ओर ध्यान दिया गया। अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में पहली वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया। जब उसकी वाष्प चलित नौका क्लेमॉन्ट पहली बार हडसन नदी में चली तो उसे कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रथम समुद्र पार जाने वाली स्टीम बोट सीरियस ने 1838 में अटलांटिक महासागर को 18 दिन में पार कर लिया। 1850 के प्रारंभिक दशक में नौकाओं में पैडल व्हील के स्थान पर स्क्रू प्रोपेलर का प्रयोग किया गया, जिससे उनकी गति काफ़ी तेज हो गई। लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कार ने स्थल यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 में एक अंग्रेज जॉर्ज स्टीफनसन के प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। इस आविष्कार के फलस्वरूप मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच 1830 में प्रथम रेलगाड़ी चली। रेलों द्वारा कोयला, लोहा, अन्य औद्योगिक उत्पादनों को कम समय में और कम खर्च पर लाना ले जाना संभव हो पाया। लगभग 1880 में गैसोलीन अर्थात पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में पुनः क्रांति पैदा कर दी। इसकी सफलता से अमेरिका में कई कंपनियां मोटर बनाने के लिए खुल गईं। इस दिशा में अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने मोटरों को सस्ते दामों पर बनाकर उसे लोकप्रिय बनाया। अब आते हैं संचार के क्षेत्र में नूतन प्रयोग। संचार व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। रोलैंड हिल ने 1840 में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसके द्वारा 1 पेंस के टिकट से कोई भी पत्र ग्रेट ब्रिटेन के किसी भी जगह पर भेजा जा सकता था। दूसरे देशों ने इस पद्धति को शीघ्र ही अपना लिया। 1844 में सैमुअल मॉर्स ने एक व्यावहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया और इसका उपयोग विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने के लिए किया गया। अटलांटिक केबल सबसे पहला अंतर्जलीय तार यंत्र था जिसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया। इसे एक अमेरिकी साइरस फील्ड ने 1866 में तैयार किया था। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके संचार व्यवस्था को पूर्ण रूपेण बदल दिया। अब हम आते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभावों की ओर। मानव समाज को जितना औद्योगिक क्रांति ने प्रभावित किया उतना किसी अन्य परिवर्तन ने नहीं किया। प्रसिद्ध इतिहासकार विल ड्यूरा के अनुसार मानव समाज के इतिहास में 2 प्रसिद्ध क्रांतियां हुई। एक क्रांति उस समय हुई जब उत्तर पाषाण युग में मनुष्य ने आखेट छोड़कर कृषि और पशुपालन का पेशा अपनाया, और दूसरी क्रांति वह जबकि आधुनिक युग में कृषि छोड़कर व्यवसाय को प्रधानता दी गई। यह संपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन एक मौन क्रांति के रूप में सामने आया। इसने सभी देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में गंभीर परिवर्तन करके उस पर उल्लेखनीय प्रभाव छोड़े। विभिन्न विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति के प्रभावों में के अध्ययन जनसंख्या, जीवन स्तर, श्रमिकों की आर्थिक दशा, आर्थिक विकास की दर, विदेशी व्यापार के संदर्भ में किया है। तो हम कुछ प्रमुख परिणामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामाजिक परिणाम। इंग्लैंड और यूरोप के जनसंख्या वृद्धि औद्योगिक क्रांति का परिणाम थी। कृषि की उन्नति, खाद्यान्न की उपलब्धता, यातायात के साधनों का विकास, मांग के क्षेत्रों में खाद्यान्न की आपूर्ति और विकसित औषधि विज्ञान ने जनसंख्या की वृद्धि को संभव बनाया। नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग का उदय इस युग की देन रही। परंपरागत भावनात्मक मानवीय संबंधों का स्थान आर्थिक संबंधों ने ले लिया। मशीनीकृत जीवन को प्रमुखता मिलने लगी। संयुक्त परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। भौतिक प्रगति ने कई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कि नैतिक मूल्यों में
विस्तृत गिरावट देखी गई। जाति, नस्ल, कुल आदि पर सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव आने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि औद्योगिक क्रांति के आरंभ से ही अशांति एवं असुरक्षा मनुष्य के आर्थिक जीवन का आधार बन गई। दूसरा है आर्थिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। यंत्रों के द्वारा कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। उत्पादन बढ़ जाने से देश अधिकाधिक माल का निर्यात करने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ी और 1815 तक आते आते विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन विश्व की वर्कशॉप, विश्व की भट्टी, विश्व का बैंकर और विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक बनकर सामने आया। यंत्रों के आविष्कार हो जाने से कारखाने स्थापित हुए, सस्ता माल मिला, स्वतंत्र कारीगर उनसे प्रतियोगिता न कर पाए और धीरे धीरे फैक्ट्री पद्धति अपनाई जाने लगी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर आने लगे। औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ने लगी। इंग्लैंड में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स जैसे बड़े नगर उभर कर आए। गांव के उजड़ने से और नवीन नगरों के बसने से अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। औद्योगिक क्रांति के बाद प्रत्येक औद्योगिक देश ने अपने देश में निर्मित वस्तुओं पर अधिक ध्यान दिया। अविकसित और पिछड़े देशों में मंडियां और बाजारों की तलाश करनी पड़ी और उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा है राजनीतिक परिणाम। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नवीन सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, उनके समाधान के लिए यूरोपीय राज्यों के प्रशासकीय कार्यों में वृद्धि हुई। इंग्लैंड में शासन ने श्रमिकों की दशा सुधारने और बाल श्रमिकों के काम के घंटे कम करने के लिए कानून बनाए। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ही 40 से अधिक फैक्ट्री अधिनियम बने। ब्रिटिश संसद में केवल भूमिपतियों का ही प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति ने जिस नए वर्ग को जन्म दिया था, वह यह सहन नहीं कर पाया कि राजनीति या संसद में भूमिपतियों का ही वर्चस्व रहे। फलस्वरूप नए नगरों से संसद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिलाने की मांग बढ़ गई। 19वीं सदी में इंग्लैंड में अनेक संसदीय सुधार किए गए। 1867 में नगरीय मजदूरों को मताधिकार मिला और 1884 में ग्रामीण मजदूरों को भी यह अधिकार दे दिया गया। राजनीतिक सत्ता भूमिपतियों के हाथ से मुक्त हुई और इंग्लैंड में जनतंत्र का विकास हुआ। इसके अलावा उपनिवेश स्थापित करने की होड़ बढ़ गई और जिसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने लगा। चौथा है वैचारिक परिणाम। इस सदी में अनेक दार्शनिकों और विचारकों ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत को जन्म दिया। उदारवाद का सिद्धांत प्रधानतः राजनीतिक था और उससे साधारणतया संविधानवाद, जनता का प्रभुत्व, कानून के सामने सबकी समानता, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीयता का बोध होता है। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में इसके साथ आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की अवांछनीयता का सिद्धांत भी शामिल हो गया। इस प्रकार के सिद्धांत का जन्म फ्रांस में तुर्गो जैसे विचारकों के प्रभाव में हुआ, जिसे हम लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को पोषित करने वाली आर्थिक विचारधारा का विरोध अवश्यंभावी था और इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ विचारकों ने मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन लाने पर बल दिया। इस जन कल्याण की भावना ने समाजवाद को जन्म दिया, जिसका मोटा मोटा अर्थ है समाज में समानता की स्थापित करना। इसमें आर्थिक और राजनीतिक समानता दोनों सम्मिलित हैं। समाजवादी विचारधारा के प्रसार में इंग्लैंड ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटेन के मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन
आदर्शवादी समाजवाद का प्रणेता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि यह क्रांति उद्योग और कारखानों के संदर्भ में गिनाई जाती है, फिर भी इसने सभी देशों के सभी तरह के जीवनों को प्रभावित किया। ये आपके लिए कुछ टेबल के फॉर्म में औद्योगिक क्रांति के आविष्कार और उनके आविष्कारों की लिस्ट है। इसे आप इसी क्रम से याद करेंगे तो आपके लिए याद करना संभव होगा और आसानी होगी।